वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस के लिए चल रही है और इसमें हम इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है अधीनस्थ न्यायालय एवं केंद्र राज्य संबंध। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक हो गया था। ठीक है, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सब बना दिए अपने। और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 86। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, न केवल स्टेट पीसीएस के लिए बल्कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज तक। तो अधीनस्थ न्यायालय एवं केंद्र राज्य संबंध से इसमें जो पहला प्रश्न बनता है वो है, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का उपबंध किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें शामिल नहीं है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, आपातकालीन सूची, संघ सूची। इस पूरी टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। संघ सूची है, समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, आपातकालीन सूची या आकस्मिक सूची जैसी कोई सूची नहीं है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर केंद्र राज्य दोनों बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संसद द्वारा किया जाता है। इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन सा सही है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। गलत है दूसरा स्टेटमेंट। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संसद के नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 263 में केंद्र व राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का उपबंध किया गया है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। वर्ष 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था है? संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, क्षेत्रीय परिषद यानी जोनल काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद। यहाँ जो राष्ट्रीय विकास परिषद है और राष्ट्रीय एकता परिषद है, ना तो ये संवैधानिक है और ना ही ये सांविधिक है, बल्कि सरकार के आदेश से बनी है ये। तो अंतर्राज्यीय परिषद यहाँ पर संवैधानिक संस्था है, तो बी है इसका आंसर। यानी संविधान के अनुच्छेद किसी न किसी अनुच्छेद में इसका प्रावधान होगा। तो अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो यह एक संवैधानिक परिषद है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। सरकारी आयोग की सिफारिश पर 28 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। बाकी क्षेत्रीय परिषद यानी जोनल काउंसिल की बात करें तो यह एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। राष्ट्रीय विकास परिषद गैर सांविधिक संस्था है और राष्ट्रीय एकता परिषद भी गैर सांविधिक संस्था है, यानी नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, ये कुछ वैसे ही है जैसे है नीति आयोग या योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन कब किया गया? इससे पहले योजना आयोग हुआ करता था ये, तो 1 जनवरी को किया गया। लेकिन 1 जनवरी को कब? 2014 में या 15 में? 1 जनवरी 2015 को बी है इसका आंसर। देखिए, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया 1 जनवरी 2015 को एक आदेश के द्वारा, और 8 फरवरी 2015 को इसकी पहली बैठक हुई थी नीति आयोग की। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से नहीं रहा? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किससे, किसका नहीं है? सरकारी आयोग तो है, सभी को पता होगा, ये तो था। राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, पुंछी आयोग। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है कौन सा आयोग या समिति? देखिए, पुंछी आयोग भी है, राजमन्नार समिति भी है, सरकारिया आयोग भी है, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता समिति नहीं है। ये है चुनाव सुधारों से संबंधित। तो उपरोक्त में से इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध है केंद्र राज्य उपरोक्त में से इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से नहीं है, क्योंकि इसका संबंध है चुनाव सुधार से। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में चुनाव सुधार एवं जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन में सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव कार्य में राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने संबंधी व्यवहारों का विशेष अध्ययन करना और उस पर अपना निष्कर्ष देना था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? राज्य सूची में इनमें से कौन सा विषय शामिल नहीं है?
बताइए, कानून और व्यवस्था, कारागार, पुलिस, दंड प्रक्रिया संहिता। राज्य सूची में कौन सा विषय इसमें शामिल नहीं है? देखिए, पुलिस है राज्य सूची में, कानून व्यवस्था राज्य सूची में, कारागार भी राज्य सूची में, दंड प्रक्रिया संहिता राज्य सूची में नहीं है, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता जो है समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसका उपबंध प्रविष्ट संख्या 2 में किया गया है। तो दंड प्रक्रिया संहिता किसमें है? समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है विषय, सूची 2 में है सूची, यानी केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट विषय, जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, जनगणना, अंतरिक्ष अनुसंधान, पुलिस एवं लोक व्यवस्था, और आपके कूट हैं ये, मतलब ये। देखिए, जो जनगणना है वो तो संघ सूची का विषय है, यानी केंद्र सूची का विषय है, और अंतरिक्ष अनुसंधान यहाँ पर अपशिष्ट विषय है, और जनसंख्या एवं परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है, पुलिस एवं लोक व्यवस्था ये राज्य सूची का विषय है। तो ए का 3 हो गया और बी का हो गया 1। ए का 3, बी का 1, किसमें ए का 3, बी का 1? बी में। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो जनगणना हो गया संघ सूची का विषय, पुलिस एवं लोक व्यवस्था हो गई राज्य सूची का विषय, जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय, अंतरिक्ष अनुसंधान अपशिष्ट विषय। देखिए, 7वीं अनुसूची से संबंधित किसी सूची में कोई विषय शामिल नहीं है तो ऐसे विषय को अपशिष्ट विषय की श्रेणी में रखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 248 में यह प्रावधान है कि भारत में, संविधान के अनुच्छेद 248 में इसका प्रावधान है, इसका किसका, कोई विषय तीनों सूचियों में शामिल नहीं होगा तो उसको अपशिष्ट विषय में रखेंगे, जैसे कि अंतरिक्ष अनुसंधान, और भारत में इस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी अपशिष्ट विषय पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय या संबंधित सूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? 1 समवर्ती सूची में, शेयर मार्केट समवर्ती सूची में, डाकघर बचत संघ संघ सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय। 1 समवर्ती सूची का विषय है, डाकघर बचत बैंक संघ सूची का विषय, जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय, शेयर मार्केट भी संघ सूची का विषय, इसके सामने समवर्ती सूची लिखा, यही गलत है, यही आंसर है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाएगी, समवर्ती सूची में दोनों विधि बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी। संघ सूची में आता है शेयर बाजार, डाक घर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, वैदेशिक मामले, निगम कर आदि। राज्य सूची में पुलिस आएगा, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, निखात निधि, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस। ठीक है। पंचायती राज, भूमि सुधार, कारागार, लोक व्यवस्था आदि विषय। समवर्ती सूची में 1 आएगा, वन्य जीव और जंतुओं व पशुओं का संरक्षण, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, विवाह और विवाह विच्छेद, गोद लेना, आपराधिक मामले आदि विषय आते हैं समवर्ती सूची में। 1 को जो है समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, यानी फॉरेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे, क्या क्या है यह? आर्थिक और सामाजिक नियोजन, सेवाओं पर कर, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा। उपरोक्त में से कौन से समवर्ती सूची में शामिल है? कौन से विषय हैं जो समवर्ती सूची में शामिल हैं? समवर्ती सूची में शामिल है, यानी केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा भी। ठीक है। 1 जो था ऊपर वो भी समवर्ती सूची में था। सेवाओं पर कर संघ सूची का विषय है, तो जहां जहां 2 है उसको हटा दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेवाओं पर कर संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत का संविधान संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति सौंपता है यदि? सौंपती नहीं, सौंपता है। देखिए, राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 1/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर दिया गया है तो
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में रहने पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची में विधि बनाई जाए अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए। भारत का संविधान संसद को यानी पार्लियामेंट को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति देता है। राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत होना चाहिए यहाँ पर। इसी की वजह से गलत है स्टेटमेंट। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में रहने पर यह भी ठीक है। कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें, ऐसा कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए यह है। तो दूसरा और चौथा है इसमें, यानी पहला और तीसरा हो गया गलत। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, 4। देखिए उपरोक्त में से 1 और 3 सही नहीं है, यानी गलत है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 न कि 1/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक समीचीन है। इस आधार पर संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, और यह जो कानून होगा वो 1 वर्ष के लिए होगा, और इस कानून को एक वर्ष के लिए कई बार बढ़ाया जा सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपातकाल है, आपातकाल अगर समाप्त हो गया तो 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करने की संसद राज्य सूची में विधि बनाए। यदि विधि या कानून उन्हीं राज्यों में लागू होगी जिन्होंने विधि बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया है, किंतु कोई राज्य बाद में विधानमंडल में पारित प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू कर सकता है। इस प्रकार के विधि का संशोधन या इस पर पुनर्विचार केवल संसद ही कर सकती है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 250 में प्रावधान है कि संसद राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग के लिए राज्य सूची में विधि बना सकती है। विधि यानी कानून। उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहने पर 6 माह की समाप्ति पर जो कानून होगा वो प्रभावी नहीं रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय करारों या समझौतों को लागू करने के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद राज्य सूची में विधि बना सकती है। ये सारी चीजें याद रखिएगा आर्टिकल के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, और भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्ति भारत के गवर्नर जनरल में निहित थी। भारत के संविधान ने अमेरिकी संविधान की भांति अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं। भारत के संविधान में अमेरिकी संविधान की भांति अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं। देखिए भारत के, अमेरिका के नहीं बल्कि कनाडा के संविधान की भांति जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित हैं। ये दूसरा वाला सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्ति भारत के गवर्नर जनरल में निहित थी, और संविधान ये बोला अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख कहीं नहीं किया गया, ये भी गलत है। तो पूछा क्या? सही पूछा है, बी सही है यहाँ पर। डी स्टेटमेंट क्या उपरोक्त में से कोई नहीं, बी तो सही है ना। तो संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में उल्लेख है, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। भारत ने कनाडा के संविधान की भांति अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है भारत में। ठीक है, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को सौंप दी गई हैं। कोई विषय अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? न्यायालय करेगा, और उसका निर्णय अंतिम होगा, याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मामला उच्च एवं सर्वोच्च दोनों न्यायालयों की अधिकारिता में आता है? केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। ये केवल सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, राज्यों के बीच विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट, उसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद भी केवल सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। हिंदी में बोलते हैं आरंभिक, मौलिक या फिर प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, यानी अनन्य अधिकार है उसका। मूल अधिकारों का संरक्षण, यानी रिट निकाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी निकाल सकता है, हाई कोर्ट भी निकाल सकता है। ये अनुच्छेद 32 के तहत निकालेगा या 226 के तहत निकालेगा। तो सी है इसका आंसर।
देखिए, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट निकाल सकते हैं। बाकी केंद्र और राज्यों के बीच विवाद तथा राज्यों के परस्पर विवाद संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, अभिभावक है और इसे संविधान का निर्वचन करने की शक्ति है, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 13, निम्नलिखित में से किन आधारों पर संघ और राज्यों के बीच संबंध निर्भर करते हैं? परंपराओं तथा व्यवहारों के आधार पर, न्यायिक व्याख्याओं के आधार पर, नियोजन प्रक्रियाओं के आधार पर, संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर। देखिए, सारे ही हैं, ये 1 2 3 4 डी है इसका आंसर। तो भारत में केंद्र राज्यों के बीच संबंध निम्नलिखित आधारों पर निर्भर करते हैं: संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर भी, नियोजन प्रक्रियाओं के आधार पर, न्यायिक व्याख्याओं के आधार पर, और क्या क्या परंपराओं तथा व्यवहारों के आधार पर, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध के आधार पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का उल्लेख है, पूछ रहा है। भाग 10, 11, 12, 13। भाग 12। देखिए, संविधान के भाग 12 में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? अनुच्छेद पूछ रहा है इस बार। वित्तीय संबंध भाग में पूछ लिए, भाग 12, और ये है विधायी संबंध। यह है अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। देखिए, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से 255 तक किया गया है। प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख भाग 11 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से 263 तक किया गया है। इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से किसे यह शक्ति है कि वह संसद के किसी विधेयक को अनुसूचित क्षेत्र में लागू न करे या कुछ विशेष संशोधन कर लागू करे? राष्ट्रपति, राज्यों का राज्यपाल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। यह है गवर्नर, राज्यपाल। देखिए, संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह संसद के किसी विधेयक को अनुसूचित क्षेत्र में लागू ना करे या कुछ विशेष संशोधन कर लागू करे। ठीक है, लागू ना करे या कुछ विशेष संशोधन कर लागू करे। ग्राम न्यायालय की स्थापना कौन करता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, राज्य सरकार। ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाती है राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय की सिफारिश पर। तो ए है इसका आंसर। देखिए, ग्राम न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होता है। ग्राम न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से करती है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किस न्यायालय में अपील की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जिला सत्र न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी न्यायालय में नहीं। देखिए, किसी भी न्यायालय में नहीं। ठीक है, लोक अदालत का जो फैसला होता है वो सर्वसम्मति से होता है और उसके बाद दुनिया के किसी न्यायालय में, भारत के किसी न्यायालय में उसमें अपील नहीं की जा सकती। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा लोक अदालत, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, पब्लिक कोर्ट को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। लोक अदालत का फैसला सिविल कोर्ट या किसी भी अन्य अदालत के किसी भी आदेश के तरह मान्य होगा या होता है। लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है और इसके फैसले के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है एवं समस्त पक्षों पर बाध्यकारी होता है। देखिए, लोक अदालत को वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो सिविल कोर्ट को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। प्रत्येक लोक अदालत आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के उद्देश्य से एक सिविल कोर्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 19वां प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जिला न्यायाधीश की अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता? मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अधिकरण न्यायाधीश, लघु बाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नहीं होता है। कौन मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होता है, सेशन न्यायाधीश होता है, लघु बाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, लेकिन ट्रिब्यूनल जज नहीं होता, अधिकरण जज नहीं होता। तो सी है इसका आंसर। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 236 का के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। जिला न्यायाधीश के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? इसमें अधिकरण न्यायाधीश शामिल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम प्रश्न है ये, और प्रश्न है कि भारत की न्यायिक प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत के राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रतिमान और पदनाम एक से नहीं है। मुंसिफ न्यायालयों को सिविल और दंडिक दोनों अधिकार प्राप्त हैं। कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय कार्य कर रहे हैं। ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। देखिए, एग्जाम में किसी प्रश्न में कोई स्टेटमेंट कुछ करके पूछता है ना, एक तो होता है केवल, केवल वाले अधिकतर गलत हो जाते हैं, और कुछ करके जब पूछता है तो कम से कम 90% सही हो जाता है। बी भी सही है, सी भी सही है, सारे के सारे सही हैं, डी है इसका आंसर। तो भारत के राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रतिमान और पदनाम एक से नहीं है। मुंसिफ न्यायालय को सिविल और दंडिक दोनों अधिकार प्राप्त हैं। देश कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय कार्य कर रहे हैं। देश के कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय कार्य कर रहे हैं। तो 20 प्रश्न थे इस टॉपिक में। इम्पोर्टेंट है ये, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।